हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे। इसमें ये कहा गया था, नंबर 1, इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन दैम। इस पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 था, इसके थ्रू ऐसा प्रोविज़न लाया गया कि जिसमें जो ये हमारी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, इनमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके नंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया और वहाँ पर एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर जो इंडियंस थे, भारतीय थे हमारे, उन्हें उन्हें रिक्रूट किया जाने लगा, उनको एंट्री दी जाने लगी, जिससे कि इंडियंस को ये लगे कि हाँ, अपने देश का शासन चलाने में, अपने देश की गवर्नमेंट चलाने में हमारा भी कुछ रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अभी भी इन्होंने जो भी बड़े पद थे, वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स को ही पोस्टिंग दी थी। इसमें ये लिखा भी है, बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन दैम। इसका मतलब ये है कि जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो अभी भी मेंटेन थी। इंडियंस को सिर्फ नॉन ऑफिशियल पोस्टिंग दी गई थी। जो ऑफिशियल पोस्टिंग थी, यानी जो बड़े पद थे, उन पर सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही अपॉइंट किया जाता था। सेकेंड पॉइंट, the Indian Councils Act of 1892 increased the functions of legislative councils and gave them the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. अब इसमें ये कहा गया है कि जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में जो ये एडिशनल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज़ किया गया, तो इनके जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, अब इसके फंक्शंस को भी कुछ और इंक्रीज़ कर दिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कुछ पावर दे दी गई। जैसे इसको पावर दे दी गई कि ये अब बजट को डिस्कशन कर सकती है बजट में, और एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अगर वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे जो भी एमएलए हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, अगर वो किसी लॉ को बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स अब कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। The Indian Councils Act of 1892 provided for the nomination of some non-official members. इसमें ये हुआ कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनमें और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, दोनों ही जगह पर नॉमिनेशन किया गया कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, जो कि इंडियंस थे। यह भी एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन का ही एक प्रोविज़न के रूप में से कहा जा सकता है। चलिए पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइडेड for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Councils and the Bengal Chambers of Commerce. इसमें ये कहा गया है कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, इसने जो नॉमिनेशन किया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय के द्वारा, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पर किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसी प्रकार से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, वहाँ पर भी गवर्नर के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे, म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, जो ट्रेड एसोसिएशंस थे, जमींदार्स थे, चैम्बर्स थे, उनकी रिकमेंडेशन पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको नॉमिनेट किया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों का दिया है। ऊपर पहले दिया है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा दिया है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन नॉमिनेट करेगा? जो अथॉरिटी थी नॉमिनेट करने वाली, वो थी वॉइसरॉय, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर करेगी? वो करेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कहाँ पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था कि
जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे अगर हमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे, गवर्नर करेंगे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, इनकी रिकमेंडेशन पर ही किया जाएगा। एक्चुअली ये इसलिए ऐसा किया गया था क्योंकि पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अपनी मनमानी से जो उसकी ही पैरवी करने वाले लोग थे, एज ए नॉन ऑफिशियल के रूप में भी ऐसे इंडियंस को ही रिक्रूट कर रही थी, या ऐसे इंडियंस को ही नॉमिनेट कर रही थी जो कि गरीब तबके से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थे। तो इसीलिए ये जो ट्रेड एसोसिएशंस थे, जमींदार थे, चैम्बर्स थे, जो यूनिवर्सिटीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थी, इन लोगों ने कहा कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए, और इस प्रकार से इनको इनको भी फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी माननी पड़ी, और ऐसा किया गया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इंडियंस में, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉस्परस लोग या ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाटुकारिता करने वाले लोग ही आए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सामान्य लोग भी उसमें प्रशासन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसीलिए ऐसा किया गया। उसके बाद देखिए, इसमें ये लिखा है कि द एक्ट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविज़न फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स बोथ इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें कहा गया है कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, इसने एक निश्चित और लिमिटेड जो था, और एक इनडायरेक्ट प्रोविज़न था, जो कि नॉमिनेशन किया गया है। डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए ही कहा गया है कि इनडायरेक्ट प्रोविज़न फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन। क्या किया गया था? इससे किसको फिल किया गया था? इससे नॉन ऑफिशियल सीट्स को फिल किया गया था। कहाँ पर? सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इसके बाद द वर्ड इलेक्शन वॉज हाउएवर नॉट यूज इन द एक्ट। हाँ, इसमें इलेक्शन वर्ड का कोई यूज़ नहीं किया गया है जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है। हमने सिर्फ नॉमिनेशन वर्ड का यूज़ किया गया, लेकिन हाँ, ये कह रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली ये है तो एक इलेक्शन ही, बट इनडायरेक्टली, क्योंकि नॉमिनेट किया है उनने अपनी इच्छा से। The process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies। ठीक है, जो ये प्रोसेस है नॉमिनेशन की, वो जो है वो कुछ जो ये सर्टेन बॉडीज़ थी। अब इन बॉडीज़ में कौन कौन आती है? यही जो अभी हमने पढ़ा कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जमींदार्स हैं, चैम्बर्स हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, और जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। ये सब ऐसी बॉडीज़ थी जिनके रिकमेंडेशन पर नॉमिनेशन किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इसमें हमने क्या देखा? एक बार जल्दी से इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पे जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके नंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया, ताकि इंडियंस को ये लगे कि हमारा भी अपनी देश की गवर्नमेंट को चलाने में कुछ हमारा भी रोल है, हमारा भी पार्टिसिपेशन है, इसीलिए। लेकिन अभी भी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी वो मेंटेन थी, मींस कि जो हायर सर्विसेज थी वहाँ पर, और जो हायर पोस्ट थी, उन पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ही रखा जाता था। उस पर इंडियंस को अभी भी रिक्रूट या नॉमिनेट नहीं किया जाता था। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि जैसे ही नंबर तो इंक्रीज़ कर दिया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, जो भी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दोनों ही जगह, और साथ ही साथ अब इनके फंक्शंस को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको उनके कुछ फंक्शंस भी बढ़ा दिए गए, उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया, और उन्हें बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई। और जो वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव्स थे, मीन्स जो लॉ बनाने वाले, अगर कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अगर वो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स कोई भी लॉ बनाते थे, तो हाँ, उससे कोई क्वेश्चन कर सकते थे।
ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को ये पावर मिल गई थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में ये पढ़ा था कि किस प्रकार नॉमिनेशन के थ्रू हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो सीट है उसको फिल कर रहे हैं। और हमने इसमें यही पढ़ा था कि जो इसमें जो मेन रिकमेंडिंग जो बॉडीज़ थी वो कौन कौन सी थी, लेकिन इसमें ये है, एक थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे जो रिक्रूट करेंगे वो नॉमिनेट करेंगे वो करेंगे, जो अथॉरिटी थी वो गवर्नर थी, लेकिन रिकमेंडेशन जो देंगे वो देने वाली बॉडीज़ थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। और ऐसे ही जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे वॉइस रॉय हायर अथॉरिटी थी, और किसके रिकमेंडेशन में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी सीट को फिल किया जा रहा था। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में ये कहा गया है कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है इसमें जो है एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न जो है इलेक्शन के लिए एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोविज़न का यूज़ किया। किसको, जो कि ये नॉन ऑफिशियल सीट्स थी उनको भरने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, चाहे वो फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो। और इसमें कहा गया है कि द वर्ड इलेक्शन ही, हालांकि इसमें जो इलेक्शन वर्ड है वो इंडियन काउंसिल एक्ट में यूज़ नहीं हुआ है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में अभी तक यूज़ नहीं किया गया। और the process was directed as the nomination on the recommendation of certain bodies। यही जो अभी हम थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे थे कि जो भी ये प्रोसेस की गई थी नॉमिनेशन की वो ऐसा नहीं था कि ऐसे ही कर दे रहे थे। अब उसके लिए रिकमेंडेशन करने के लिए सर्टेन बॉडीज़ थी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन हो गए, जमींदार्स हो गए, चैम्बर्स हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1901। हमने वैसे मेनली हमने इसमें पढ़ा था जब हमने स्टार्ट किया था कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो ये तीन लाए गए थे ये क्यों लाए गए थे। हमने देखा था कि जब ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया था तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कॉपरेशन इंडियंस का बहुत ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि उनकी ही कंट्री है और अगर हमें यहाँ पे शासन चलाना है तो उनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी है हमारे लिए। और इसीलिए फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसने ये तीन इंडियन काउंसिल एक्ट बनाए थे, 1861, 1892 और 1909। और इसी में अब हम ये लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ते हैं। तो ये है, देखिए, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 है इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो लॉर्ड मॉर्ले थे, लॉर्ड मॉर्ले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड मिंटो वॉज द देन वायसरॉय ऑफ इंडिया। अगर ऐसे याद करना हो ऐसे तो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो जो है मॉर्ले, तो पहले सेक्रेटरी, पहले एस आता है तो सेक्रेटरी, और मिंटो है तो वॉइस रॉय हो जाएंगे, बाद में आते हैं मॉर्ले मिंटो। याद करिए, तो पहले एस आता है तो मॉर्ले हो जाएंगे सेक्रेटरी, और उसके बाद वी आता है तो हमारी सीरीज़ में ABCD की तो वी तो मिंटो। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि जो मॉर्ले मिंटो है ये, इसमें जो मॉर्ले थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और जो लॉर्ड मिंटो थे वो थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखते हैं कि जो ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 है इसके क्या क्या फीचर्स थे। पहला पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1, द इंडियन काउंसिल्स ऑफ 1909 considerably increased the size of legislative councils both सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। देखिए वैसे भी अभी तक जो नंबर ऑफ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके तो इनने इंक्रीज़ कर ही दिया था, जो कि अभी हमने इसमें पढ़ा था, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। लेकिन अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें भी इंक्रीज़ किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। The number of members in the Central Legislative Council was
जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो मेंबर्स थे पहले 16 थे और बाद में इसको 60 कर दिया गया, यानी 16 से 60 तक इंक्रीज कर दिया गया. The number of members in the provincial legislative councils was not uniform. और जो provincial legislative councils थी उसमें भी बढ़ाए गए, लेकिन ऐसा है कि ये अलग अलग थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से थी, तो इसीलिए बोला है कि was not uniform. कहीं पर जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग इसके नंबर में इंक्रीज किया गया. ठीक है, बढ़ाई दोनों जगह गई. लिखा है it considerably increased the size of legislative councils both central and provincial. दोनों ही, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे वो फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों ही जगह जो नंबर था मेंबर्स का वो बढ़ा दिया गया. ठीक है, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो नंबर है पहले 16 था मेंबर्स का, अब 60 कर दिया गया, 16 to 60 कर दिया गया. और उसके बाद ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उनका भी नंबर बढ़ाया गया, लेकिन जैसा 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 जिस प्रोविंस में जितनी ज़रूरत पड़ी उतने इंक्रीज़ किए गए. हाँ, ऐसा नहीं है कि इक्वली नहीं था, वॉज नॉट यूनिफॉर्म, अलग अलग इंक्रीज़ किए गए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. Indian Council Act of 1909 retained official majority in the Central Legislative Council. देखिए, इनमें इन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो मेन थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पर अभी भी जो थी, जो ऑफिशियल्स थे, वो बताया था मैंने अभी कि वो ब्रिटिश ही हुआ करते थे. ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ही यहाँ पर हायर पोस्ट दी जाती थी. और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो अपने इंडियंस थे. ठीक है, फिर लिखा है बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहाँ पे इन्होंने नॉन ऑफिशियल्स मेजोरिटी में थे. मींस जो ये प्रोविंशियल अलग अलग प्रोविंसेस थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी अलग अलग प्रोविंस में, वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा बाहर के लोगों को नहीं रखा, यानी ज़्यादा ब्रिटिशर्स को नहीं रखा, वहाँ पे इन्होंने लोकल इंडियंस को ही रखा. तभी यहाँ पर है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. वहाँ पे इन्होंने कि ये है कि छोटे पदों पर ज़्यादा इंडियंस ही थे तो उन्हीं की मेजोरिटी रही. लेकिन अभी भी इन्होंने कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़े पदों पे इंडियंस को रिक्रूट किया हो. Point 3. It enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both the levels. इसने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, चाहे बोथ द लेवल्स का क्या मतलब है, यहाँ पे एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और दूसरी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है. इसने कहा है कि इसने दोनों ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके फंक्शंस को क्या कर दिया है, इनलार्ज कर दिया है, बढ़ा दिया है. और फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, और उनको पावर भी थोड़ी उनकी बढ़ा दी है. अब जो मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल हो चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों के ही मेंबर जो हैं वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए अलाउड थे, फ्री थे, कि वो उनको परमिशन थी कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट एंड सो ऑन. अब वो अगर उनको बजट में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए या फिर ऐसा इंक्लूड नहीं होना चाहिए तो वो कोई रिजोल्यूशन ला सकते हैं. जबकि पहले जो अभी हमने ये पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें बस ये था कि डिस्कसिंग द बजट. हाँ, बजट को डिस्कस करने का तो उनको पावर आ गया था, लेकिन हाँ उसमें कोई रिजोल्यूशन लाने का कोई पावर नहीं था. अगर उनकी जो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट वही कर सकती थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि हाँ रिजोल्यूशन अगर आपको पसंद नहीं आता है बजट में कोई प्रोविज़न, तो आप उसमें प्रोविज़न लेकर आ सकते हैं, रिजोल्यूशन लेकर अपना आ सकते हैं. और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मीन्स कि पहले सिर्फ एक क्वेश्चन के बाद भी अगर आप 2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो. 4th पॉइंट देखते हैं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स. जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, इसने पहली बार इंडियंस को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया.
ठीक है, जो किसकी थी, वॉइस रॉय की और गवर्नर्स की। अभी तक हमने देखा कि जितनी भी थी सब, अभी तक हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। लेकिन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के थ्रू ऐसा प्रोविज़न आया है कि जिसमें जो वॉइसरॉय और जो वॉइसरॉय और गवर्नर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी, उसमें इंडियंस को भी ऐड किया जा रहा था, इंडियंस को भी एंट्री दी जा रही थी। तो इसी सीरीज़ में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the वॉइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो ऐसे पहले इंडियन बने कि जिनने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया हो, और ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्ट्स में या प्रीवियस काउंसिल्स एक्ट में कि अभी तक कोई भी इंडियन मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर नहीं था। पहले ऐसे मेंबर कौन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वॉइसरॉय और गवर्नर के, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लिखा है, एक बार इस पॉइंट को फिर से रिमाइंड कर लीजिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और वो कैसे अपॉइंट किए गए, एज ए लॉ मेंबर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंट्रोड्यूस्ड ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, इसके थ्रू जो इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम्स के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये लाए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में ये था, अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। इसमें ये था कि जो भी मुस्लिम मेंबर्स हैं वो ओनली मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जा सकता है। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। और इस प्रकार जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, इसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज्ड कर दिया, मीन्स कम्युनलिज्म को इन्होंने वैध कर दिया, और ये कम्युनलिज्म यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। क्यों इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, इन्हें कहा कि जो मुस्लिम्स हैं इनको सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट देकर, कोई भी मुस्लिम मेंबर होगा तो वो इलेक्ट होगा ओनली मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही। और एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। जो लॉर्ड मिंटो था उसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, क्योंकि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो ये कॉन्सेप्ट है या जो ये पॉलिसी है, ये लॉर्ड मिंटो ही लाया होगा, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। वैसे ब्रिटिशर्स की ये एक बहुत बेकार पॉलिसी थी, वो चाहते ही नहीं थे कि हमारे देश में कभी यूनिटी रहे, तो उन्होंने मुस्लिम्स को सबसे पहले मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देकर एक थोड़ा सा अलग कर दिया समाज से, कि सिर्फ समाज को थोड़ा सा विभाजित करने की कोशिश की गई है कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही एक मुस्लिम कैंडिडेट जो होगा वो मुस्लिम वोटर्स ही उसको वोट देंगे, और कोई अन्य नहीं वोट दे सकता है। तो रिलीजियस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे सेपरेटिज़म कर दिया और देश को बांटने की कोशिश की गई। और उसके बाद देखते हैं, वैसे भी ब्रिटिशर्स ये चाहते नहीं थे कि इंडिया में कोई यूनिटी रहे। पॉइंट 6 देखते हैं नेक्स्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 also provided for the separate representation of presidency corporations, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार्स। देखिए जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 था, इसने अब इन्हें लगा कि इन्हें तो सेपरेट, मुस्लिम्स को तो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है, तो इसमें इन लोगों को भी अपना फ़ायदा दिखने लगा कि जो प्रेसिडेंसीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जमींदार्स हैं, तो इनको भी इन लोगों ने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया।
बस इसमें इतना ही है। ये है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। वैसे ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था कि अभी तक इन्होंने क्या किया है कि मुस्लिम्स को ऐसे किया है कि जो भी मुस्लिम मेंबर होगा वो इलेक्ट किया जाएगा मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही, और उन्होंने जो कम्युनलिज्म था उसको लीगलाइज्ड कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। हमने इसका एक बार चलिए क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि लॉर्ड मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो मिंटो थे वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और इसके बाद हमने पढ़ा कि इसके क्या क्या फीचर्स थे। पहला फीचर हमने पढ़ा कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, इसके थ्रू जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, चाहे वो फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उनके साइज़ को काफ़ी बढ़ा दिया गया। मींस उनके मेंबर्स को काफ़ी बढ़ा दिया गया, और इसी में बताया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को तो 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। लेकिन वहीं जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनके मेंबर्स को भी बढ़ाया गया, उनके मेंबर्स का नंबर भी बढ़ाया गया, लेकिन वो अलग अलग प्रोविंस के अकॉर्डिंग अलग अलग था, यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में पढ़ा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वहाँ पर अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी, यानी जो ऑफिशियल्स थे वहाँ अभी भी ब्रिटिशर्स थे, वहाँ अभी भी ज़्यादा लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, ऊंचे पदों पर, ऑफिशियल रैंक्स पर, और छोटे पदों पर वहाँ पे इंडियंस रिक्रूट थे। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसने वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी, वहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल्स थे वो इंडियंस थे और वो ज़्यादा नंबर में थे, और वहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो थे वहाँ पर कम कम पोस्टें थी, जिसमें कि कम हायर पोस्टें थी, जिसमें कि ब्रिटिशर्स को रिक्रूट किया गया था। ठीक है, क्योंकि लोकल लेवल पे उन्होंने सोचा होगा कि प्रोविंसेस हैं, तो अलग अलग प्रोविंस पे उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है यही लोग अपना चलाएं थोड़ा थोड़ा लोकल लेवल पे। लेकिन हाँ, जो हायर पोस्ट थी वो तब भी नहीं दी गई। लेकिन ये है कि रिप्रेजेंटेशन प्रोविंसेस में ज़्यादा रहा इंडियंस का इन कंपैरिजन टू कि जो कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि it enlarged the deliberative functions of legislative councils at both levels. For example, members were allowed to ask supplementary question, move resolutions on the budget and so on. इसमें ये कहा गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसके फंक्शंस को और बढ़ाया गया, और इसमें कुछ पावर्स भी दी गई कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसके जो मेंबर्स थे अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, और अगर उन्हें बजट के किसी भी प्रोविजन से कोई दिक्कत हो तो वो कोई भी रिजोल्यूशन लेकर आ सकते थे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है उसने पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वॉइसरॉय और गवर्नर्स थी उसमें इंडियंस को एसोसिएट किया था, यानी इंडियंस को इंक्लूड किया था। किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स। जबकि इससे पहले तक क्या होता था, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ही इनको इंडियंस को रिक्रूट किया जाता था, वो भी एज ए नॉन ऑफिशियल पोस्ट पर। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहाँ पर एक इंडियंस को रिक्रूट किया गया, एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसमें कि ये जो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, ये एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम स्टार्ट किया इसने, जिसके थ्रू इसने कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, जिसमें ये था कि मुस्लिम मेंबर अगर कोई है तो वो इलेक्ट किया जाएगा ओनली मुस्लिम वोटर्स के थ्रू। ठीक है, और इन्होंने जो कम्युनलिज्म था उसको लीगलाइज्ड कर दिया।
और लॉर्ड मिंटो ने ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाए थे, तो लॉर्ड मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। उसके बाद 6 पॉइंट पढ़ा हमने कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है, इसने जो भी प्रेसिडेंसीज थी, कॉरपोरेशंस थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी और जमींदार थे, इनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ऑन अगस्त 20, 1917, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड for the first time that its objective was the gradual introduction of responsible government in India। इसमें ये कहा गया है कि जो 20 अगस्त 1917 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनने पहली बार ये डिक्लेयर किया कि दैट कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अब इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन किया जाए या इसकी एक शुरुआत की जाए, जो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो इंडिया में। ठीक है, ये ग्रेजुअल लिखा है इसमें। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 was thus enacted which came into force in 1921। जब उनको लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहली बार डिक्लेयर किया कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अब धीरे धीरे जो इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बनी, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बनने की शुरुआत हो, तो स्टार्टिंग हो, इंट्रोडक्शन हो, ऐसा। तो इसी के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को इनेक्ट किया गया। ठीक है, विच केम इनटू फोर्स, जो कि फोर्स में आया, जो कि इन्फोर्स हुआ 1921 में। 1919 में तो ये आ गया, लेकिन इसका जो इसका इन्फोर्समेंट हुआ, जो अप्लाई हुआ, वो 1921 2 साल के बाद हुआ। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, ये क्या कहलाया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें भी यही ध्यान रखिएगा कि जो भी पहला नाम आएगा, तो पहले जो भी होगा, पहले एस आता है तो मॉन्टेग्यू है, तो मॉन्टेग्यू जो होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, और उसके बाद जो दूसरा वर्ड आएगा वो वॉइसरॉय होगा। तो दूसरा है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो ये हो जाएंगे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इसको याद कर, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो देखते हैं चलिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसके क्या क्या फीचर्स थे। तो पहला पॉइंट है, इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था, इसने क्या किया कि जो भी सबसे पहले जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे और जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे, उनको सेपरेट कर दिया और उनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए। इट एम्पावर्ड अलग अलग कानून बनाए गए। तो द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स the central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary। इन्होंने यहाँ पर ये किया कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसने क्या किया कि सेंट्रल कंट्रोल को थोड़ा सा रिलैक्स किया, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे और जो डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग, जो भी सेंट्रल सब्जेक्ट्स है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है, उनको थोड़ा सा सेपरेट किया। ठीक है, उनको डिवाइड किया। The central and provincial legislatures were authorized to make laws on their respective list of subjects। यहाँ पर सेंट्रल को भी और प्रोविंसेस को भी ये कहा गया कि अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में अपने रिस्पेक्टिव जो लॉज हैं उनको बना सकते हैं। However, the structure of government continued to be centralized and unitary। लेकिन फिर भी
जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही था, क्योंकि जो सेंटर होगा, सेंटर में तो कौन होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही होगी। हाँ, उन्होंने प्रोविंसेस से कह दिया कि हाँ, हम आपको थोड़ी सी छूट देते हैं कि हाँ, अब डिमार्केशन कर देंगे थोड़ी सी पावर्स का, थोड़े से सब्जेक्ट्स का, और उनको उन पर आप कानून बना सकते हैं, अपने लॉज अलग से बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, आगे दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं। It further divided the provincial subjects into two parts, transferred and reserved. तो इनने क्या किया कि ठीक है, पहले इनने कह दिया कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में आप अपने कानून बना लीजिए और सेंट्रल सब्जेक्ट्स में सेंट्रल अपना बना लेगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था, इसके थ्रू ही जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे इनको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे वो दो पार्ट्स थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative councils. जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, अब इसने क्या कर दिया, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरे को कहा गया रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर्स के द्वारा और विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनको गवर्नर करता था किनकी एड पर, उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनकी एड पर ही गवर्नर किसी भी लॉ को लाता था जो कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर होते थे। लेकिन जो दूसरे थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ऑन द अदर हैंड द रिजर्व सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे वो ओनली एडमिनिस्टर्ड होते थे गवर्नर के द्वारा एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर की वो बनाता था, उसका सारा कंट्रोल होता था, जबकि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कि उसको वो लॉज सही लगे नहीं लगे, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सारा कंट्रोल जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर किसका था, गवर्नर और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ये देखिए यहाँ पर इनने क्या किया कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर भी गवर्नर से तो पूछना ही होता था, और जो ठीक है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर हैं वो उनसे एड लेके, उनसे सलाह लेके फिर सब्जेक्ट्स को ऐड करेगा या उनमें कोई लॉज बनाएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर लेकिन पूरी तरीके से जो कंट्रोल था वो था गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है, तो ये जो डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस थी इसी को डायरकी कहा गया। ठीक है, देखिए पहले तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल में हम अपना सेंट्रल के सब्जेक्ट को हम अलग कर रहे हैं, प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स को अलग कर रहे हैं, और प्रोविंसेस पे आप लॉज बनाइए और सेंट्रल पर हम बनाएंगे। लेकिन इनने क्या किया कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनका फर्दर डिवाइडेशन कर दिया, और उनको डिवाइड करके जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, उनमें तो इनने थोड़ी बहुत उनकी सहभागिता रखी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके कहने पर ही या उनके एग्री होने पर ही गवर्नर उस चीज़ को, उस लॉ को लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे प्रोविंसेस में ही, वहाँ पर भी रिजर्व सब्जेक्ट्स में गवर्नर ने कहा कि ये जो है पूरे गवर्नर के ही और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही कंट्रोल में रहेंगे। इसके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई भी जवाबदेही, कोई भी आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी। यही जो डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस है, ये जो दोहरी शासन करने की जो स्कीम है, नीति है, इसी को कहा गया है डायरकी। डायरकी ए टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायरकी। जो डायरकी है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है डबल रूल। ठीक है, However, this experiment was largely unsuccessful. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, वहाँ पर डायरकी चल नहीं पाई, और ये एक्सपेरिमेंट लार्जली
अनसक्सेसफुल हो गया, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। पहली बार जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था, इसने बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस को कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हैं आज हमारे कंट्री में है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, और वैसे ही और अलग अलग स्टेट्स में होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो इसी सिस्टम को बाइकैमरलिज्म कहते हैं। इसको अभी आगे पढ़ते हैं। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an upper house, Council of State, जैसे कि upper house कहते हैं, Council of State, and a lower house, इसीलिए यहाँ पे bicameral कहा गया है, and a lower house जो है वो Legislative Assembly है. The majority of members of both the houses were chosen by direct election. अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आए कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है इसका कॉन्सेप्ट कब आया, तो इसका कॉन्सेप्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू। ठीक है, अभी जो इससे पहला जो काउंसिल एक्ट था हमारा, जो लास्ट काउंसिल एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उसमें तो इलेक्शन की कोई बात ही नहीं हुई थी। हाँ, इलेक्टोरेट उसमें बात हुई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है, उसमें इन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी वो हुई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में, जिसमें कि क्या किया गया था, नॉमिनेशंस के बेसिस पर एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो कि दूसरी क्या थी, एक थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन आया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन आया था, कब आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। और 1909 में तो उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली सेपरेट इलेक्टोरेट ही दे दिया मुस्लिम्स को कि भैया आप क्या करेंगे, अगर आपका कोई मेंबर उठता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। इसमें इन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया और डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया कंट्री में। ठीक है, और इसके लिए द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी अभी तक, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें कि क्या होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है, एक तो अपर हाउस जो अभी बताया, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा है एंड ए लोअर हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जो भी इनकी जो मेजोरिटी होगी इन मेंबर्स की, जो भी दोनों हाउसेस के, वो चूज़ करी जाएगी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, यहाँ पर बाइकैमरलिज्म और जो डायरेक्ट इलेक्शंस है, इसका कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम पढ़ते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members of Viceroy's Executive Council other than the Commander in Chief were to be Indians। देखिए, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कि 6 मेंबर्स की हुआ करती थी, उसमें से जो 3 मेंबर्स थे वो इंडियंस होंगे, लेकिन जो वो 3 मेंबर्स हैं वो कभी भी कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया कि इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members ऑफ द वॉइस रॉयज एग्जीक्यूटिव वर टू बी इंडियन। वो इंडियन होंगे, 3 मेंबर, 6 में से 3। ठीक है, लेकिन जो 3 होंगे वो 3 ब्रिटिशर्स होंगे, 3 इंडियंस होंगे, लेकिन वो जो 3 मेंबर होंगे वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, the government of India Act of 1919 extended the principle of communal representation by providing separate electorates for Sikh, Indian, Christians, Anglo Indians and Europeans। देखिए, अभी तक तो हम जो ये अभी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 था, उसमें ये पढ़ रहे थे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू जो
ये किया गया था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वहीं पर इन्होंने अब क्या किया, इस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो इनका प्रिंसिपल था इनको आगे बढ़ाया। और क्या किया इस बार इन्होंने प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, इंडियन क्रिश्चियंस जो थे उनको भी दे दिया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया और यूरोपियंस को भी दे दिया। उनके लिए भी यही कहा गया कि इसमें यही था कि अगर कोई सिख मेंबर उठेगा तो उसके जो वोटर्स होंगे वो सिर्फ सिख ही हो सकते हैं, किसी अदर रिलीजन के नहीं हो सकते हैं। ऐसे इंडियन क्रिश्चियंस अगर कोई मेंबर उठेगा तो वो इंडियन क्रिश्चियंस ही होने चाहिए वोटर्स जो है उसको वोट देने वाले। और एंग्लो इंडियंस हैं उसके लिए भी वही, यूरोपियंस के लिए उसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट। ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। यहाँ पर ये कहा गया है कि ये लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू जो डायरेक्ट इलेक्शन और बाईकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन तो इनने कर दिया, लेकिन अभी भी जो वोटिंग राइट से जो फ्रेंचाइज था, जो वोटिंग राइट्स थे वो इंडिया में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ही थे। और वो भी किस बेसिस पे थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी पर वो टैक्स देते हो और प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन हो, एजुकेटेड हो, उन्हीं लोगों को उस टाइम पे राइट था कि वही लोग वोट दे सकते हैं। देखिए हर किसी के पास वोटिंग राइट था ही नहीं। ठीक है। तो उसके बाद ये है नंबर 7 पॉइंट देखते हैं, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस hitherto परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने क्या किया कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है इसने एक नया ऑफिस बनाया था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के लिए लंदन में। ठीक है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उसके कुछ वर्क को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि उसके कुछ फंक्शंस को ये उसे करें। इन्होंने यही कहा है कि लंदन में एक ऐसी ये इस्टेब्लिश किया गया, एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के नाम से, एक मेंबर को रिक्रूट किया गया और उन्हें कुछ हटो जो फंक्शंस थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिस मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो बार बार इंडिया नहीं आ सकते थे, तो वो लंदन में ही थे। तो ये क्या करते थे कि इनसे थोड़े से फंक्शन, बहुत ज़्यादा वर्कलोड था तो इसके लिए इनको वहीं पर एक ऑफिस बनाया गया इनके लिए कि वहीं पर ये थोड़े उनके फंक्शंस को ट्रांसफ़र किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, और उन वर्क को इन्होंने उसको किया कि इस फंक्शंस को ये थोड़ा करें जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन में ईज़ हो पाए, थोड़ी सरलता हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, it provided for the establishment of a public service commission. Hence, a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. इसमें ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि it provided for the establishment of a पब्लिक सर्विस कमीशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है इसने क्या किया कि जो है ये इसके थ्रू एक पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिश किया गया। और जो ली कमीशन आई थी 1923-24 में, उसके थ्रू सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पर ली कमीशन के सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया 1926 में, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको रिक्रूट करने के लिए, उनकी नियुक्ति करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ India Act of 1919. The Government of India Act of 1919 separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislatures to enact their budgets. देखिए यहाँ पर प्रोविंसेस को थोड़ी और यहाँ पर छूट दी गई कि इसमें क्या किया गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रोविंशियल बजट था उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे उनको ऑथराइज कर दिया गया कि वो अपने प्रोविंसेस के बजट को अपने हिसाब से इलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10,
The Government of India Act of 1919 provided for the appointment of a statutory commission to inquire into inquire into any report on its working after 10 years of its coming into force. इसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन के अपॉइंटमेंट किया जो कि इंक्वायर करेगी, जो कि देखेगी इसकी रिपोर्ट को कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है इसने कैसे काम किया, कितना काम किया, इसकी सारी रिपोर्ट्स को चेक करेगी आफ्टर 10 ईयर्स, जब ये कमिंग इनटू फोर्स, जब ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने अभी पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है वो कब से इन्फोर्स हुआ था, वो इन्फोर्स हुआ था 1921 से। तो बोला है कि उसने ये बोला है कि जब से भी ये इनेक्ट होगी उसके बाद से आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ कमिंग इनटू फोर्स, जब से ये फोर्स होगी उसके 10 साल बाद इस पर रिपोर्ट के लिए कि इसने कैसा काम किया, इसके चेक एंड बैलेंसेस के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 कंप्लीट होता है। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए इसी में जो होता है इंडियन सिविल, जो ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसका सेटअप हुआ था 1926 में। और इसमें क्या हुआ था कि डायरेक्ट ये बाई कैमरलिज्म भी आया है, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। और यहाँ पर क्या हुआ कि लेकिन अभी भी ये बताया गया है कि 1919 तक भी हमारी इंडिया में सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोटिंग राइट्स सिर्फ ऐसे लोगों के पास थे कि जिनके पास एक प्रॉपर्टी हो काफ़ी अमाउंट में और वो उसका टैक्स भरते हों, और एक एजुकेशन हो, एजुकेटेड हों, ठीक है, या फिर उनके पास काफ़ी लैंड हो। ये कुछ क्राइटेरियाज थे। हर कोई पुअर व्यक्ति अभी भी या फिर वुमेन्स अभी भी वोट करने की उनको पावर नहीं थी। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। चलिए उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन। In November 1927 itself, that is before the schedule, the British government announced the appointment a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution. देखिए जब अभी हमने इसके लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है उसके लिए उसी टाइम एक जो है एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था कि जब इसका काम स्टार्ट होगा उसके बाद से 10 साल बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक इसके रिपोर्ट्स पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो यही कि लेकिन क्या हुआ कि 2 साल पहले ही, जो बिफोर द शेड्यूल, 2 years बिफोर द शेड्यूल, इन नवंबर 1927 इटसेल्फ, ठीक है, देखिए 1919 से अगर हम 10 ईयर जोड़ेंगे तो 1929 होगा। लेकिन क्या था कि यहाँ लिखा है कि 2 years बिफोर, तो 1927 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड कर दिया और वहाँ से एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाकर 7 मेंबर्स का स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट करके भेज दिया इंडिया, जो कि जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, कि वो इंडिया जाएं और इंडिया की कंडीशन बताएं कि वहाँ पर रिपोर्ट दें कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चल रहा है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है या फिर वहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, ये रिपोर्ट उनको दें। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बायकॉटेड द कमीशन। लेकिन जो सर जॉन साइमन कमीशन आए थे, उनकी चेयरमैनशिप में जो साइमन कमीशन पूरा आया हुआ था, 7 मेंबर्स का जो स्टैट्यूटरी कमीशन था, उसमें जो सभी मेंबर थे वो सभी ब्रिटिश थे, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इसीलिए सभी पार्टीज़ ने उस साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया। ठीक है, द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो क्या हुआ कि सभी पार्टीज़ ने बायकॉट कर दिया साइमन कमीशन को, तो कमीशन ने फिर खुद ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1930 में एंड रिकमेंडेड, उन्हें रिकमेंड किया द अबॉलिशन ऑफ डायरकी। ये एक अच्छी चीज़ थी, उन्होंने कहा कि डायरकी का अबॉलिशन कर दीजिए, ठीक है, डायरकी को हटा दीजिए, डबल रूल को
हटा दीजिए। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया का एक फेडरेशन बनाया जाए, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाए ब्रिटिश इंडिया के एक फेडरेशन का, ठीक है। एंड प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स भी हों उस फेडरेशन में, क्या हो, ब्रिटिश इंडिया हो पूरा और प्रिंसली स्टेट्स भी हों, और कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। लेकिन उसने ये चीज़ गलत कही कि उसे भी यही था, उन्हें तो अपना फ़ायदा देखना था, उन्हें उन्हें इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता कि इंडिया अपने में ही, इंडिया के लोग आपस में धर्म जाति के नाम पर लड़ रहे थे, लेकिन उनको तो अपना करना था, रूल करना था, इसीलिए वो तो चाहते थे कि कम्युनल इलेक्टोरेट हो। तो उन्होंने कहा कि कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन, इस टाइप के उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी थी साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। टू कंसीडर द प्रपोजल्स ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट convened 3 round table conferences of the representatives of the British government to consider the proposal of the commission। जो भी कमीशन ने जो भी प्रपोजल्स दिया था उसको कंसीडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवाए ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, जिसमें कि ऑफ द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिसमें कि किसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस, जो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसके बाद जो डिस्कशन हुआ, तो फिर ए वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड। एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तैयार हुआ एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसने एक इस बात पर विचार किया कि एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात की विवेचना करेगी, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस, एक जॉइंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में इस बात के लिए, इस कंसिडरेशन के लिए एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को बनाया गया, ठीक है। और उसको ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। क्या सबमिट किया गया, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है, जो कि बनाया गया था, वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, जो कि बनाई जाए ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके द्वारा बनाई गई थी। The recommendation of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of India Act of 1935। इसमें ये कहा गया है कि जो ये वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से निकल के आया था, जो सब लोगों ने, जिसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ब्रिटिश इंडिया थी और ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स भी मौजूद थे, तो उसमें क्या था कि जो भी पॉइंट्स निकल के आए थे उनको कहा गया वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इसके लिए ये कहा गया कि जो ये हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जो आएंगे, जो आगे चल के आएगा नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया, इनको वहाँ पर विद सर्टेन चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस बनाई थी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इनमें जो जो सही बातें लगी थी उनको जो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसमें इंक्लूड किया गया, ये बताया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कम्युनल अवार्ड, इसको पढ़ते हैं। इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अनाउंस्ड a scheme of representation of the minorities which came to be known as the communal award। जो अगस्त 1932 में जो रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए अब एक रिप्रेजेंटेशन की स्कीम को अनाउंस कर दिया था, जो कि कहलाई कम्युनल अवार्ड। इसमें ये था कि जो माइनॉरिटीज़ थे उनके लिए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्कीम को अनाउंस किया गया, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इन अगस्त 1932 में, जो कि क्या कहलाई, कम्युनल अवार्ड कहलाई। The award not only continued separate electorates for the Muslims, Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans, but also extended it
टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो ये कम्युनल अवार्ड था ये केवल जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, इनके लिए ही नहीं था, बल्कि इसको बढ़ा दिया गया किसके लिए, टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। जो डिप्रेस्ड क्लासेस से मीन्स जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे उनके लिए इसे बढ़ा दिया गया है। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन। गांधी जी जो थे वो इस एक्सटेंशन से बहुत दुखी हुए ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन to the depressed classes, and undertook fast unto death in Yerawada jail, Pune, to get the award modified। गांधी जी को ये लगा कि गांधी जी इसीलिए डिप्रेस्ड थे इस बात को सुन के कि कम्युनल अवार्ड के नाम पे इनके लिए शेड्यूल्ड कास्ट या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि गांधी जी को लगा कि इन्होंने धर्म और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वैसे ही समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें बांट दिया है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए हैं, और अब ये हिंदुओं में भी जाति के आधार पर भेदभाव फैला रहे हैं, उनको भी अलग अलग कर रहे हैं, हिंदुओं की यूनिटी को भी ये तोड़ रहे हैं, उसको भी डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात होती है कि जो डॉक्टर अंबेडकर होते हैं वो वैसे वो जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स आते हैं तो जो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल से ये बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि आप इंडिया में हमारे लिए भी कुछ करिए, तो इस वजह से ये आता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये बात जानते थे कि अंग्रेज़ किसी के भी सगे नहीं हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई इनका भला चाहते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस का, वो तो बस अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के मन में यह शंका थी कि अगर वह इंडियन जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य नहीं करेगी, तो इस वजह से उन्होंने कहा था से। लेकिन गांधी जी को इस बात से बहुत धक्का लगा, तो उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, ये ठीक नहीं है, और जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए है। और गांधी जी जो येरावादा जेल पूना में हैं, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया, मृत्यु होने तक उनने कहा कि मैं फास्ट रखूँगा। उस टाइम पे वो येरावादा जेल में थे कि इस अवार्ड को मॉडिफाई किया जाए, मतलब हिंदुओं को ना बांटा जाए, ऐसे राजनीति ना की जाए। At last there was an agreement between the leaders of the Congress and the depressed classes। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जो भी कांग्रेस के लीडर्स थे और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके बीच एक एग्रीमेंट हो गया, जो कि ये एग्रीमेंट ही पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। रिटेन्ड द हिंदू जॉइंट, जिसने कि जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है उसको जारी रखा, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स दे दी गई। ठीक है, तो ये था हमारा कम्युनल अवार्ड, जिसमें कि पहले तो जो काफ़ी अंग्रेज अधिकारी थे हमने अभी देखा कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 हो, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 हो, इनमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को देकर और इसके बाद यूरोपियंस को देकर और जो भी थे इंडियन क्रिश्चियंस को देकर, एंग्लो इंडियंस को देकर, सिख को देकर, इनने इंडिया को बांटने की कोशिश की थी। तो लेकिन गांधी जी को ये लगा कि अभी तक तो ये धर्म के नाम पे बांट रहे थे, अब ये जाति के नाम पे भी हिंदुत्व को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ। लेकिन गांधी जी इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे, तो फिर जॉइंट इलेक्टोरेट मिला और उनके लिए डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व सीट्स रखी गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।